अश्विनी उपाध्याय को तो खुजली होती रहती है, वो तो हिंदू राष्ट्र से लेके 20 प्लीड लगा चुका है, इसी किस्म की करता रहता है वो तो। सांसद और विधायक का मतलब कोई विकास करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ लॉ मेकर है, एग्जैक्टली लॉ मेकर, कानून बनाने वाला। एक अपराधी जो अपराध सिद्ध हो चुका है व्यक्ति, उसको हम दोबारा कानून बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं? जो व्यक्ति रेप में कन्विक्ट हो जाएगा वो भी 6 साल बाद दोबारा आ सकता है। आप ये तो सोचिए पहले। इसका दूसरा पहलू भी देखिए कि जो व्यक्ति मर्डर में कन्विक्ट हो जाएगा और अगर वो अपने अच्छे आचरण की वजह से हो सकता है छोड़ दिया जाए, तो वो 6 साल बाद फिर आ सकता है। कन्विक्शन तो मतलब कन्विक्शन की बात है। तो क्या ये ठीक रहेगा? उमर खालिद की साली जो पिटिशंस थी लगातार उसी के पास जाती रही, तो ये कहीं चमत्कार तो हो नहीं रहा। उसके पीछे निश्चित रूप से कुछ लोग रहे होंगे, या जानबूझ के कोशिश की गई होगी कि जो ऑफिस है कोर्ट का, रजिस्ट्रार जहाँ से सारी चीजें डिसाइड होती हैं, वहां पे उसके सारे के सारे एप्लीकेशन उसी के पास क्यों जा रहे हैं? ये SC/ST एक्ट को भी बुलाया गया था किस मकसद से, लेकिन आपने देखा कि बहुत ज्यादा उसका मिसयूज हुआ। दहेज प्रताड़ना कानून जो लाया गया था, वो लाया गया तो अच्छे मकसद से था, लेकिन आपने बहुत सारे उदाहरण भी देखे होंगे कि उसका मिसयूज होता है। ऐसा नहीं है कि उसको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हाँ, एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म तो होना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़ दीजिए आप, उनको तो मतलब ही नहीं है, उनको ग्राफिक्स से और शोर शराबे से फुर्सत नहीं है। लेकिन YouTube चैनल जिनके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो अभिशार हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो, जो ये बड़े बड़े बल्क हैं, जो बड़े बड़े ब्लॉक हैं, जो चेंज कर सकते हैं, जो नैरेटिव चेंज कर सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, ये कभी भी क्लाइमेट के मुद्दे पर बातचीत नहीं करते हैं। चाहे DB लाइव हो, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स, चाहे सत्यमेव हो, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार गिर गए, नीतीश कुमार खड़े हो गए, नरेंद्र मोदी गिर गए, नरेंद्र मोदी खड़े हो गए। हम लोग भक्ताणुओं से पीड़ित समाज हो चुका है, ये ऐसा कीटाणु है। भक्ताणु, हाँ, उसका अभी साइरस पूना वालों को इसका कोई निकालना पड़ेगा, भक्ताणु का इंजेक्शन, वैक्सीन। जो है कानून जो है ना आम आदमी के लिए होता है ना। जो बड़े अपराधी, माफिया, गैंगस्टर, पॉलिटिशियन, दलाल होते हैं, उनको कानून के लिए कानून नहीं होते, क्योंकि वो कानूनी के रास्ते से ही अपने सारे गैर कानूनी काम करते हैं। और इस बारे में दुनिया में तमाम तरह की किताबें, उपन्यास, फिल्में ये सब बनाई जा चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं। ये लोग कानून के रास्ते से ही अपने सारे गैर कानूनी काम कर रहे हैं और करते रहे, क्योंकि ये इस मामले में इनका जो प्रवृत्ति की जो आप बात कर रहे हैं, इंटेंशन की और इनके नियत की बात है, वो यही है कि माफिया स्टेट बना रखा इन्होंने, और ये माफिया वाली मानसिकता के लोग हैं। जो अमित शाह के गले में हाथ डाल के घूमेगा, उसके बारे में लिखने की हिम्मत आप कर पाओगे? अमित शाह जी सदगुरु के पास थे, पर पॉक्सो एक्ट लगाने के लिए अमित शाह की जरूरत नहीं है, जितना मेरा ज्ञान है। वो तो MK स्टालिन लगा सकते थे। स्टालिन क्या कर रहे हैं? मतलब ये सेंसिटिव मसला है और कोई भी इसमें नहीं पढ़ना चाहेगा। अच्छा, तो अखबार एंटरटेनमेंट के लिए है, फिर अखबार में मतलब सेंसिटिव मसले ही तो आएंगे। विश्वदीपक, सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और नेशनल हेराल्ड से मेरे दोस्त विश्वदीपक। स्वागत है आप दोनों का। बहुत शुक्रिया। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका है जिसमें याचिकाकर्ता चाहता है कि जो दोषी सांसद हैं या विधायक हैं, उन पर जो अभी के कानून के हिसाब से 6 साल का जो प्रतिबंध है, उसको आजीवन प्रतिबंध कर दिया जाए, उसको बढ़ाकर आजीवन प्रतिबंध कर दिया जाए। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये ज्यादा हार्श हो जाएगा, ये ज्यादा कठोर हो जाएगा। कहने का मतलब, केंद्र सरकार के कहने का मतलब ये है कि उन्हें अपराधी चाहिए, लेकिन 6 साल बाद, 6 साल बाद अगर अपराधी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आप देखेंगे तो जो 18वीं लोकसभा है, आप कुछ कहना चाहते हैं पंकज जी, प्लीज? मुझे लगता है आपने केस को ठीक से पढ़ा नहीं। अच्छा, क्या है उसमें? ऐसा नहीं है, ऐसा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आप। अखबार में लिखा है कि नहीं, मैं जी, मैं जो बता रहा हूँ, पहले उसको सुन लो, फिर आप अखबार का पढ़ा हुआ समझ लेना, ठीक है? जी 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 जी। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जी, अश्विनी जी, जो कभी आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे।
उन्हें हर दिन एक खुजली होती है कि हम PIL लगाएं। उन्होंने एक PIL लगाई कि जो लोगों को कोई अदालत दोषी ठहराती है उसको लाइफ टाइम चुनाव लड़ने को बंदी बना, यानी उसको रोक दिया जाए। ठीक है। कोर्ट ने ये कहा हम कानून नहीं बनाते। ठीक है। ठीक, कानून बनाने का काम संसद का है, हम केवल ये देख सकते हैं कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो। ठीक, ठीक, एक चीज। दूसरी चीज, सरकार की ओर से जो वकील गया उसने साफ साफ बताया कि सदन से, संसद से जो कानून पारित हुआ है उसके अंदर केवल यही है कि सजा याफ्ता व्यक्ति को सजा के 6 साल तक चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। ठीक है। ठीक, ये कुल मिला के इसकी लीगल पोजीशन है। ठीक है। समझे ना? अपनी बात, जी जी जी, अब आप दूसरी चीज आप देख लो, जैसे आपकी जो दिली ख्वाहिश है, आप जो क्रांति चाहते हैं देश में कि जो कोई चुनाव एक बार किसी अदालत से दोषी हो जाए उसको जिंदगी भर चुनाव लड़ने के लिए बार कर दिया जाए। ठीक है। राजनीति और अपराध, राज्य सरकारें और कानून, लॉ एजेंसीज और राज्य सरकार, ये सब एक दूसरे से मिली जुली हुई है। आप देख लीजिए, एक बयान के ऊपर राहुल गांधी को उन्होंने सजा सुना दी थी, उसके अकॉर्डिंगली तो फिर वो जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ पाते। आज बहुत सरल है, आप अभी स्टूडियो में बैठे हुए हो, 5 गवाह इकट्ठे किए जाएं, बोल दिया जाए कुणाल ने हमको जान से मारने की धमकी दी। जान से मारने की धमकी में पुरानी धारा होती थी 294। ठीक है, जान से मारने की धमकी एक हथियार लेके दी, 294B। ठीक है ना? और वो जान से मारने की धमकी यदि धारदार हथियार से ऐसे जिससे कि आपकी जान जा सकती है, उसको 323 में जुड़ गया। अब आप 5 साल के लिए बुक हो गए। केवल 5 लोगों को गवाही देनी है कोर्ट में। ये इतना सरल नहीं है। हमको सब कुछ अपराधी दिख रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं ADR वाले, उनको भी कुछ खुजली होती रहती है। उनकी निगाह में सब अपराधी हैं। यदि मैं जन आंदोलन के लिए सड़क पर गया हूं, जो बेचारे 5 साल से UAPA में लोग बंद हैं, शर्जील इमाम जो दिल्ली दंगे से 1 महीने पहले अरेस्ट था, उमर खालिद जो दंगे के समय यहाँ पे था ही नहीं, ठीक है, खालिद सैफी जो दंगा जब भड़क रहा था तो वो नेताओं के और दिल्ली पुलिस के अफसरों के घर चक्कर लगा रहे थे कि भाई साहब हम सब लोग चले दंगा रुकवा दें। वो सब 5 साल से UAPA में है। और आपको बता दूं, केवल 2 बयान होने हैं उसके अंदर। वो बयान भी 161 में दर्ज है। 161 का मतलब है मजिस्ट्रेट के सामने कलमबद्ध बयान। देखिए, लोकतंत्र को आप इन सब चीजों से नहीं जोड़ सकते हैं। हम तो आजादी की लड़ाई में हमारे सभी नेता जेल गए थे, फिर तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ पाता उस समय। ये बहुत गैर जरूरी प्रश्न है, गैर जरूरी सवाल है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं, जब तक हम टोटल इलेक्शन रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, जब तक हम जुडिशरी रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, आप सोचो 5 साल से लोग जेल में हैं, उन पे जो मूल अपराध है, इन्होंने लोगों को भड़काया या अटेम्प्ट टू मर्डर, उन सब में उनकी जमानत हुए 4-4 साल हो गए। जज लिख रहा है कि इनके खिलाफ 307 का कोई प्रकरण ही नहीं बनता है। केवल आपने एक लाइन लगा दी UAPA। 3 साल से 8 बार खालिद सैफी और उमर खालिद की जमानत की याचिका एक्सटेंड हो चुकी है अपर कोर्ट में, लोअर कोर्ट में नहीं कह रहे हम। तो चंदू बाबू जो थे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, A to Z गिना रहे थे। उनको जिसको जमानत देनी होती थी वो खुद देते थे, और जिसको नहीं देनी होती थी वो बेला त्रिवेदी को आप पहुंचा देते थे। है ना? हम बहुत अव्यवस्थित तंत्र में जी रहे हैं। इसके अंदर यदि हम ये बाउंडेशन करने लगे ना, और वो अश्विनी उपाध्याय को तो खुजली होती रहती है, वो तो हिंदू राष्ट्र से लेके 20 प्लीड लगा चुका है, इसी किस्म की करता रहता है वो तो। ये सब लोग
पेपर की जो हेडलाइंस है ना, उस पे अपना कब्जा रखना चाहते हैं और हम लोग उनको प्रेरित कर रहे हैं। हम लोग तो बस चर्चा कर रहे हैं, हम लोग तो जो अखबार में निकला है, हम चर्चा से तो प्रेरित कर देते हैं उनको। इससे ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं आज के अखबारों में। ठीक बात है, इस पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। विश्वदीपक, मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो पंकज जी ने कहा, उमर खालिद का नाम दिया, सैफी का नाम दिया, और इमाम शर्जील का नाम दिया, और ऐसे तमाम लोग हैं, जैसे राहुल गांधी का भी नाम दिया। अगर उनको सजा हो जाती तो 6 साल तक नहीं इलेक्शन लड़ पाते, और अगर ये याचिका स्वीकार कर ली जाए तो जीवन भर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पर आपको लगता नहीं कि ये बात कितनी सामान्य तरीके से कही जाती है कि राजनीति में ये सब नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, लोगों को चुनाव लड़ने नहीं दे सकते, चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते हैं। आप सोचिए कि ये मतलब जो लोग निर्दोष हैं उनकी बात अलग हो गई, लेकिन आप ये सोचिए कि ये अपने आप में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि जिन्हें कानून बना। भाई, सांसद का मतलब हम गलत समझते हैं, हमें लगता है सांसद का मतलब विकास करने वाला होता है। तमाम राज्य हैं जहां एमपी लेड फंड ही नहीं। सांसद और विधायक का मतलब कोई विकास करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ लॉ मेकर है। एग्जैक्टली लॉ मेकर, कानून बनाने वाला। एक अपराधी, जो अपराध सिद्ध हो चुका है व्यक्ति, उसको हम दोबारा कानून बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं? हम क्यों चाहते हैं कि वो हमारी, इससे मतलब नहीं अश्विनी उपाध्याय की है कि नरेंद्र मोदी ने वो दी याचिका या मोहन भागवत ने दी है। हम सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है तो वो दोबारा क्यों आए, खासकर तब। ये बात सही है पंकज जी की कि आप 144 में आप किसी को रख दोगे, कहीं आप अटेम्प्ट टू मर्डर में रख। जो व्यक्ति रेप में कन्विक्ट हो जाएगा वो भी 6 साल बाद दोबारा आ सकता है। आप ये तो सोचिए पहले। इसका दूसरा पहलू भी देखिए कि जो व्यक्ति मर्डर में कन्विक्ट हो जाएगा और अगर वो अपने अच्छे आचरण की वजह से हो सकता है छोड़ दिया जाए, तो वो 6 साल बाद फिर आ सकता है। कन्विक्शन तो मतलब कन्विक्शन की बात है। तो क्या ये ठीक रहेगा? देखिए, जो पंकज जी कह रहे हैं मुझे लगता है उसको थोड़ा सा आज के संदर्भ में अगर आप समझेंगे या उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करें तो चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। बात यह है कि जब आपका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है आपको हाउंड करता है, ठीक है, जब आपको वो विक्टिमाइज करता है और आपके पीछे बिल्कुल पुलिस और ईडी, सीबीआई और तमाम तंत्र और की सड़क पर इनकी जो गुंडा आर्मी है उन सबको लगा करके आपको विलेनाइज कर देता है, खलनायक बना देता है, तो उस हिसाब से फिर अगर आप ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉज लाते हैं, ऐसे कड़े कानून लाते हैं, तो फिर ज्यादा संभावना इस बात की है कि आप उसका दुरुपयोग ही होगा। एक बात। और दूसरी बात ये है कि आजकल जो जुडिशरी है, जो हमारा न्यायपालिका है, जिसके बारे में एक आम धारणा ये थी कि ठीक है भाई, हमारी ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है, हमारी एग्जीक्यूटिव जो हमारी जो संसद है, विधायक हैं, विधायिकाएं हैं, उसमें भ्रष्टाचार है, लेकिन आमतौर पर एक मान्यता है कि न्यायपालिका का कम से कम इनसे बेहतर है। तो आजकल एक नया देखने को मिल रहा है कि न्यायपालिका के जो मतलब जजेस हैं वो अपने आप को भक्तों की तरह पेश कर रहे हैं। जो उन्होंने बेला त्रिवेदी का नाम लिया, बहुत ही मौजूद है इस मामले में उसके बारे में बात करना, कि वो लगातार सारी जो इसकी उमर खालिद की सारी जो पिटिशंस थी लगातार उसी के पास जाती रही। तो ये कहीं चमत्कार तो हो नहीं रहा था, उसके पीछे निश्चित रूप से कुछ लोग रहे होंगे, या जानबूझ के ऐसी कोशिश की गई होगी कि जो ऑफिस है कोर्ट का, रजिस्ट्रार जहाँ से सारी चीजें डिसाइड होती हैं, वहां पे उसके सारे के सारे एप्लीकेशन उसी के पास क्यों जा रहे थे? सीजीआई कंट्रोल करते हैं बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आज रोस्टर तो वही बनाते हैं ना। जी रोस्टर, बिल्कुल, मास्टर ऑफ द रोस्टर ही कहते हैं उनको, मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा भी जाता है उनको जी। आज के टाइम में जबकि जुडिशरी में भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और हमारी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हमारी पॉलिटिक्स है, उसका रंग रूप आप देख ही रहे हैं। तो वैसे में इस तरह के जो एक्सट्रीम कानून होते हैं वो देखा गया है, ऐसा इतिहास में भी ऐसा ही देखा गया है कि वो अक्सर जो है उसका मिसयूज होता है। आप बांग्लादेश का उदाहरण ले लें। बांग्लादेश में जब खालिदा जी आई तो उन्होंने बिल्कुल शेख हसीना का रहना वहां पे दुश्वार कर दिया और उनके ऊपर आरोप, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनको बिल्कुल मुश्किल कर दिया। जब जब शेख हसीना आई वहां पर, उन्होंने उन्हीं भ्रष्टाचार के कानूनों का हवाला देते हुए अब खालिदा जी को लगभग खत्म ही कर दिया। तो इस तरह के मिसयूज जो लॉ है ना, वो कई बार एनफोर्समेंट के लिए व्यवस्था रखने के लिए काम आता है, लेकिन जब सारे अंग प्रत्यंग आपके ठीक ठाक हो तब। अगर आपके सारे अंग प्रत्यंग गड़बड़ हैं तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसका मिसयूज होता है। जैसे आप देखिए SC/ST एक्ट को भी बुलाया गया था किस मकसद से, लेकिन आपने देखा कि बहुत ज्यादा उसका मिसयूज हुआ। दहेज प्रताड़ना कानून जो लाया गया था, वो लाया गया तो अच्छे मकसद से था, लेकिन आपने बहुत सारे उदाहरण भी देखे होंगे कि उसका मिसयूज हुआ। ऐसा नहीं है कि उसको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हाँ, एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म
तो होना चाहिए। नहीं, और इसमें एक चीज और है ना, हर अपराध की एक अलग सजा है। कोई 3 महीने की सजा वाला है, कोई 1 महीने की सजा वाला है, कोई 2 साल की सजा वाला है, कोई 6 साल की सजा वाला है। तो हम सब धान पसेरी कैसे तौल सकते हैं कि 1 महीने की सजा हो, 1 दिन की सजा हो, चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। भाई एक ऐसा कहा जाता है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें लॉ ऑफ टार्ट कहता है कि आप किसी भी अपराध की मल्टीपल सजाएं नहीं दे सकते। एक अपराध के लिए कई बार सजा नहीं मिल सकती है, बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो कहते हैं कि मैंने एक, और वो क्या सजा नहीं है, हम उसको कहते हैं, हमारा जो तंत्र है उसको कहते हैं ये सुधार तंत्र है। यानी आपसे गलती हुई है और आपकी गलती को सुधारने के लिए और आप में नैतिक बदलाव के लिए हमने आपको समाज से अलग रखा। बहुत खूबसूरत परिभाषा है, उसमें ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम जैसे अभी तो बेला की बात हुई, मैं अब आपको कल की एक घटना बताऊं। जो रामनाथ कोविंद वाला जो हमारा पैनल है, एक देश एक चुनाव का, उसमें एक्स चीफ जस्टिस यूयू ललित को बुलाया गया। एक्स जस्टिस यूयू ललित ने एक विस्तार से लगभग 2.5 घंटे अलग अलग सांसदों के सवालों को उत्तर दिए और बताया कि आपका जो ये कानून है ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है और उसमें कम से कम 2 चीज ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं ठहर पाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई आदेश नहीं दे सकता है, ठीक है। अब ये जब चर्चा चल रही थी, ठीक उसी समय एक देश एक चुनाव का जो क्रियान्वयन दल है उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को घुसेड़ दिया गया। वो खबर आपने देखी नहीं, क्योंकि अखबार वाले चाहते थे अब अश्विनी उपाध्याय को उछालो, इस खबर पे आपकी निगाह ना जाए। अब जो जज साहब हैं उनका नाम है नागेश्वर राव। नागेश्वर राव आजादी के बाद के 5 ऐसे विरले जज में से हैं जिन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। ना कभी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहे, ना हाई कोर्ट में रहे, सीधे जज। आजादी के बाद के 5 में से एक जज है, एक चीफ। जज बनने के पहले वो फिल्मों में काम करते थे, हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों में भी और साउथ की फिल्मों में भी। क्रिकेट भी खेलते थे, उनके भाई बड़े फिल्म निर्माता हैं, टैलेंटेड आदमी। सबसे बड़ी चीज एवरेज यदि सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर निकाला जाता है तो 5 साल 3 महीने से अधिक किसी का नहीं हुआ था। नागेश्वर राव 6 साल से अधिक समय तक जज रहने वाले आजादी के बीच बाद के 6 जजों में से एक हैं। ये वो जज हैं जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या में शामिल एक व्यक्ति जिसको सजा सुनाई गई थी, जो पूरा सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म हुई थी कि इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा, और उसमें स्पष्ट रूप से रहा लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा टिल डेथ, और उन्होंने उसको 31 साल की सजा के बाद में स्वतंत्रता का अधिकार के नाम पर उसको रिहा कर दिया। ऐसे कई फैसले हुए। तो जब जुडिशरी में ऐसे लोगों को हम प्लांट कर रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरी चीज है सुप्रीम, ऑब्वियसली भाई आप एक चीज बताइए ना कि एक देश एक चुनाव की पैनल में मदन लोकुर को क्यों नहीं रखा, यूयू ललित को क्यों नहीं रखा, मुरलीधर राव को क्यों नहीं रखा? ये भी लेटेस्ट लास्ट 5 ईयर के हैं जिनको अभी किसी भी कमेटी में ऑब्लाइज नहीं किया गया है। वो कहते हैं जो आपको पसंद है हम उनको नहीं रखेंगे तो जज खराब हैं, और जो आपको नहीं पसंद है उनको रख लिया है तो जज। अरे भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो एलिजिबिलिटी है, वो मान्यता है और सम्मान है, वो तो एक ही है ना। ठीक है, जो आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रहा, फिर हाई कोर्ट में जज रहा, फिर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना, फिर हाई कोर्ट से आके सुप्रीम कोर्ट में जज बना, वो आपकी निगाह में बिल्कुल खराब है। जो आदमी अपनी जिंदगी के 40 साल फिल्मों में हेमा मालिनी और मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस करता रहा, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठतम है। तो कोलिजियम के अंतर्गत था ना पंकज जी, कोलिजियम चाहता तो उसको अस्वीकार कर देता, क्या दिक्कत थी? अब
अब आप कॉलेजियम पे इस पे चर्चा विस्तार से लाना चाहते हैं तो वो एक अलग मसला है। मैं केवल आपका जो मूल प्रश्न है जी, जुडिशरी एक्यूटल, कितना एक्यूटल हो, मैं केवल इस पर टिका हुआ हूँ। आप अखबार का हेडलाइन देखते हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपने सभी दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अखबार में जब कभी भी कोर्ट से जुड़ी हुई कोई खबर देखें तो इस अखबार में छपी हुई खबर का कोई भरोसा मत करें। लाइव लॉ या बार एंड बेंच तरीके साइट पे चली जाएं और उसकी असलियत पढ़ लें, तब आपको मालूम पड़ेगा। जैसे आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस रिट को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बना सकती है। जब ऑलरेडी लॉ बना हुआ है मैक्सिमम 6 ईयर का, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से नहीं बोल सकती नहीं मैं 6 को 16 कर दूंगा, फिर तो मजा आ जाएगा, सब कुछ कोर्ट करने लगेगी। ऐसा नहीं होता है, ये ठीक है ना। आपकी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बातें एक्सेप्ट है ना। आपकी तो आपकी बातें गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने देखा होगा तमाम ऐसे ओकेजन हैं जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश पारित करता है जो कानून का रूप धारण कर लेते हैं। ये बात सही है कि कानून बनाने का अधिकार तो संसद के पास है, वो तो संसद ही बनाएगी, लेकिन आपने देखा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कई कानूनों को अल्ट्रा वायरस बोल देता है कि अल्ट्रा वायरस है, देखिए, ये फिर संविधान आप के उसको खिलाफ एक है। चीज, अब आपको बताएं, इस देश में तो पर्यावरण के कानून ही नहीं थे। सबसे पहले गोवर्धन लाल ओझा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो इंदौर के रहने वाले थे, उन्होंने एक आदेश पारित किया था। उसके बाद में सरकार को समझ में आई कि हमको जो नागरिक के मूल अधिकार है रहवासी रहने के, उसके अंदर पर्यावरणीय कानून बनाना चाहिए। विश्व दीपक, एक अगली खबर में आते हैं। ये खबर भी अखबार में ही है, और एनआईटी कालीकट के प्रोफेसर जो हैं शैलजा, डॉक्टर शैलजा, ये मतलब हम सब लोगों ने देखा है कि जब ये गोडसे के सम्मान में बोल चुकी हैं कि आई एम प्राउड ऑफ गोडसे, और गोडसे ने गांधी को मार के देश को बचा लिया। उनको मतलब प्रोफेसर से उनको अब डीन में प्रमोट कर दिया गया है और बनाया गया प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विभाग का। तो कहने का मतलब ये है कि अब सरकार की जो प्लानिंग है और जो विकास है वो ऐसे ही लोगों के हाथ में रहने वाला है। केरल में चुनाव भी है ना, केरल में चुनाव है, तो उसको इस हिसाब से भी देखना चाहिए कि केरल में जो चुनाव है आने वाले हैं, मतलब उसकी वहां से इसके लिए वहां पे ग्राउंड वर्क शुरू हो गया, हर पार्टी ने शुरू कर दी है। तो हमारे देश की जो रूलिंग पार्टी है, जो कि 18-19 राज्यों में जिसकी खुद के या सहयोगी दलों के साथ जिसकी सरकार है, उसके पास अभी पोल प्लानिंग पूछता यही होता है। बाकी समय वो विकास की बात करेंगे, सर्वधर्म समभाव, सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो हिंदुत्व और बटोगे तो कटोगे और गोडसे के जो पुजारी लोग हैं उनको प्रमोट करके अपना 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 जो है चुनावी हिस्सा देते हैं। ये उसको उस तरह से देखा जाना चाहिए। ये वही है, चुनावी एक उनका चुनाव की तैयारी समझिए। अब जब भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने लगे तो समझिए चुनाव की तैयारी हो रही है। तो इसका मतलब केरल जैसे राज्य में भी, पंकज जी, जहां पर सोशल इंडिकेटर्स ठीक ठाक हैं और जो शिक्षा में भी आगे है, सब कुछ है वहां पर, और वहां पर भी इसका मतलब गोडसेवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तभी तो वो गोडसेवादी को ही प्रमोट कर रहे हैं, नहीं तो उनको डर लगता देखिए, अब इलेक्शन में आपको जाने से। फिर इसमें एक चीज, अब आपको आपके नजरिए को शायद फिर विपरीत बात करूंगा। जी जी, नहीं, मुझे कोई देखिए, आपत्ति नहीं। इस देश में मैं गोडसे का समर्थक हूं या मैं गोडसे की विचारधारा को मानता हूं, मैं मार्क्सवाद और नक्सलाइट की विचारधारा को मानता हूं, ये दोनों चीजें गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी हमने घोषित ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो मॉरलिटी में हमारे खून में गांधी की विचारधारा है, इसलिए हमको लगता है कि गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोगों को ये पद नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जैसे हम कानूनी रूप से देखें तो इसमें कोई बंधन नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या जो डीन का जो पोस्ट होता है वो चक्र से आता है, जिसको रोस्टर कहते हैं। वो 3 साल में ऑटोमेटिकली आता है, वो कोई बनाया नहीं जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ये भी एक सेंसेशन है। शैलजा को बीजेपी या कोई चुनाव लड़वाना चाहती होगी वहां से, इसलिए उसको खबर में उन्होंने अभी उछालना शुरू कर दिया है, और फिर हम लोग भी उस पर चर्चा कर रहे हैं।
खबर के पीछे की जो दुनिया होती है ना, वो बहुत अलग होती है। देखिए, खबर जो है समाचार जो है वो सूचना नहीं है। एक सूचना का समाचार क्या है और उसका फॉलोअप क्या है, और उसके पीछे की, अब तो आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट पेज पे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 5 एडिटोरियल के बगल में, इन पेजेस पे जो खबरें लगती हैं उनके प्रायोजक यानी स्पॉन्सर्ड और कोई होते हैं। वो खबर वैसी नहीं होती है वो जैसे बताई जाती है। और खबर जो होता है एक मानसिकता होती है। मानसिकता ऐसा होती है कि शायद मैंने पहले भी चर्चा की, लगातार 10 दिन यदि अखबारों में आए कि अब 15 अगस्त आने वाला है, हमारे शहर पे आतंकवादी का खतरा मंडरा रहा है। फिर अगले दिन खबर आई, खुफिया सूत्रों की खबर है कि बांग्लादेश सीमा से 4 आतंकवादी भारत में घुस आए हैं। फिर अगले दिन खबर आई कि खुफिया सूत्रों की खबर है कि आतंकवादी जो हैं दिल्ली और उसके आसपास हो सकते हैं। फिर अगले दिन खबर आई, दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पोस्टर लगा दिए कि इन चेहरों को देखो और पहचानो, यदि कहीं दिखे तो इसकी खबर करो। ठीक है, फिर 5वें दिन खबर आई सुरक्षा और खुफिया दल बहुत मुस्तैदी से देख रहे हैं। और 6वें दिन खबर आई कि हमने 4 लोगों को एनकाउंटर में मार दिया। अब आपका जो दिमाग है कभी सोच नहीं पाएगा कि हो सकता है कि मारे गए लोग निर्दोष हों, जिनको पहले से ही पुलिस ने पकड़ रखा, क्योंकि आपका दिमाग लगातार 5 दिन से एक वजन से घूम रहा है कि कहीं मेरे आसपास कोई आतंकवादी तो नहीं है। ये देखो, देश का खतरा, जान का खतरा हो गया। इस प्रकार से खबरों की जो मनोवैज्ञानिकता है उसको बुना जाता है। हाँ, ये बात हमारी चर्चा में चर्चा करते हैं विषय दीपक, हम लोग बहुत सारे बार देखते हैं, हम लोग कहते हैं यार हम लोग पॉजिटिव खबरों की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे देश के सामने जो खतरा है कि आने वाले 3 महीने में हमारे यहाँ गेहूं की पैदावार बहुत कम होने वाली है और गेहूं का संकट खड़े होने वाला है। हमारे यहाँ जो सरसों है खासकर इस समय से पहले चटक के नीचे गिर गई है, तो जो लोकल ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनके सामने खतरा खड़े होने वाला है। हम इस पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे कि इस बार बड़ा मुश्किल है कि 50% केसर का उत्पादन कश्मीर में हो। ये कल ही मैं देख रहा था खबर कहीं पे, शायद अभी फरवरी में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड टेम्परेचर किया गया है, कल परसों रिकॉर्ड किया गया। यस, रिकॉर्ड टेम्परेचर, यस, बहुत ज्यादा। अब आप सोचो जनवरी लास्ट वीक में छत्तीसगढ़ में कुछ जगह पर 36-37 टेम्परेचर था, आंध्रा में था। तो इसका जो असर एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है, जिस प्रकार से यदि रशिया और अमेरिका की इस तरीके की दोस्ती हो गई, अंबानी ने जो बहुत सारा सस्ता तेल खरीद के रख लिया है, उसके बाद हमारे सामने कौन सा संकट खड़ा होने वाला, यानी जो देश के सवाल है, देश का सवाल कहाँ है। एक चीज मैं आप दोनों लोगों से पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि ये जो तमाम मुद्दे आपने बताए कि ये मुद्दे कहीं डिस्कस नहीं होते हैं, कहीं कुछ नहीं होते हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, उनको तो मतलब ही नहीं है। वो मतलब उनको ग्राफिक्स से और शोर शराबा से फुर्सत नहीं है। लेकिन यूट्यूब चैनल जिनके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो अभिशार हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो, जो ये बड़े बड़े बल्क हैं, जो बड़े बड़े ब्लॉक हैं, जो चेंज कर सकते हैं, जो नैरेटिव चेंज कर सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, ये कभी भी क्लाइमेट के मुद्दे पर बातचीत नहीं करते हैं। चाहे डीबी लाइव हो, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स, चाहे सत्येंद्र हो, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार गिर गए, नीतीश कुमार खड़े हो गए, नरेंद्र मोदी गिर गए, नरेंद्र मोदी खड़े हो गए। अब आप ये सोचिए कि हम तो फिर भी चर्चा कर लेते हैं, हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, क्लाइमेट की बातचीत हो जाती है, एफसीआई गोदाम में अनाज सड़ रहा है उसकी बातचीत हो जाती है, हम लोग ग्लेशियर्स की बात कर लेते हैं, पर्वतों की बात कर लेते हैं, बाकी तो कोई बात नहीं होती, कहीं कोई बात नहीं हो रही है। नैरेटिव बदलने के लिए इन लोगों को आगे आना चाहिए, जो सम्मान प्राप्त हैं, जिनको बहुत ज्यादा माइलेज है, इनको आगे आना चाहिए, पर इनको व्यू की चिंता है। नहीं, उनका सम्मान केवल इसलिए कि अभी वो सरकार के खिलाफ है, और कहां से केजरीवाल से चुपके से कौन कौन पैसा ले रहा था, अभी लिस्ट निकलेगी उसकी। सबके अपने अपने भक्त हैं, यानी हम लोग भगवान है बल्कि कहिए, है ना। वो उसमें क्या है कि हम लोग भक्ताणुओं से पीड़ित समाज हो चुका है। ये ऐसा कीटाणु है भक्ताणु, हाँ, उसका अभी साइरस पूना वालों को इसका कोई निकालना पड़ेगा, भक्ताणु का इंजेक्शन।
वैक्सीन। क्योंकि एक्चुअल क्या हो रहा है कि देखिए, पूरे मीडिया तंत्र पे हम लोग एक्सट्रीम टू कॉर्नर्स बने हुए हैं। अभी जैसे मैं आजमगढ़ में लिटरेचर फेस्टिवल में रेहान साहब कह रहे थे कि जो बीबीसी में रहे कि हम जब तक वो बीबीसी में तो बताते थे कि कैसे एक खबर को देर हो सकती थी, लेकिन जब तक दोनों पक्षों को नहीं लिया था हम लोग उस पर काम नहीं करते थे। ठीक है, अब हम दूसरे पक्ष की चिंता ही नहीं करते हैं, यानी जो तेरा पक्ष है वही मेरा पक्ष है। यानी जिसको कहते हैं ना कि मेरे शरीर के लोग जो बहुत छोटी जगह से पत्रकारिता करके हमको सिखाया जाता था कि सूचना को समाचार बनाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें जोड़नी है उसके अंदर, तथ्यों की पुष्टि, दूसरे पक्ष की राय, आपका नजरिया क्या है, समाज इससे क्या प्रभावित हो रहा है, फिर वो जो सूचना समाचार बनती है। ठीक है, लेकिन अब तो जस दीनी तस तीनी, है ना, जैसी मिली हम आपको उड़ा देंगे चदरिया। बिल्कुल। विश्व दीपक, आप सोचो कि जब अभी मध्य प्रदेश में सो कॉल्ड GIS ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ, पिछले 15 दिन से हर अखबार को 2 से 4 पेज फुल पेज के विज्ञापन मिल रहे हैं। जो राज्य इतने बड़े उधार में फंसा हुआ कि जितना उसका सालाना बजट है उससे अधिक उस पर उधार है। ठीक है, और जितने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में जितने इन्वेस्टमेंट की लिस्ट है, यदि वो कर दिया है तो मध्य प्रदेश का हर आदमी के पास में 10 लाख रुपए होंगे। ठीक है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने बता दिया है। किसी ने ये नहीं पूछा जाके कि इसकी टाइम फ्रेम क्या है, जो आपने MOU साइन करे उसका क्या पोजीशन है, कोई उसमें चर्चा नहीं, क्योंकि 4 पेज का विज्ञापन है, यूपी में भी नहीं 4 पूछते पेज का विज्ञापन है, हाँ, और एक प्रेस नोट है। अब आप बताओ, जैसे मैंने बोल दिया कि इलाहाबाद में एक दिन में 1 करोड़ 5 लाख लोगों ने स्नान किया। आपकी कौन सी मेथोडोलॉजी है इसको काउंट करने की? AI है, AI कैमरा लगा रखे उन्होंने। AI कैमरा नहीं काउंट करते। AI कैमरा से हम क्राउड को मल्टीपल दिखा सकते हो। हमने 2014 के मोदी जी की मीटिंग में उन कैमरों का इस्तेमाल देखा है। नहीं, हेड काउंट कर लेता है AI कैमरा, हेड काउंट कर लेता सर, हेड काउंट कर लेता। अच्छा, हाँ, अच्छा, अप्रोक्सीमेट। आप यानी ऑफिशियली कह रहे हैं कि AI से काउंट किया? हाँ, ये तो अखबारों में पढ़ा है। मैं ऑफिशियली कुछ नहीं कहूंगा, तो आज का अखबार है ना, मैंने तो अखबार में ही पढ़ा है पंकज जी। कौन से अखबार में पढ़ लिया? मैं आपको भेज दूंगा, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा, आज पढ़ा, लेकिन मैंने कहीं देखा नहीं वो। एक्चुअल क्या होता है ना कि देखिए, अखबार में पढ़ा सब कुछ सच होता तो 2000 के नोट की जो चिप थी उससे सब जगह मालूम पड़ जाता कि कहाँ नोट है। वो तो सैटेलाइट से भी ऊपर से देख रही थी, वो तो टीवी में ही आ गया था ना। हाँ, वो तो टीवी में ही आ गया था। वो टीवी में भी आ गया था, तो हाँ, वो तो टीवी में आ गया। वो क्षय ही है। हमारे यहाँ पहले टीवी को क्षय रोग कहते थे, तो असल में क्षय है ये, क्षय नहीं। ठीक है, अब हम लोग डॉक्टर शैलजा की बात पे एक बार और आना चाहूंगा मैं, विश्व दीपक। जैसे पंकज जी ने कहा, पंकज जी ने बड़ी अहम बात कही कि इसमें कोई बात गैर कानूनी नहीं है कि कोई व्यक्ति खुद को नक्सली बता दे, मार्क्सवादी बता दे, गोडसेवादी बता दे, कोई वादी बता दे, कोई बात नहीं। तो आप जरा सोच कर देखिए कि जो वर्तमान मोदी सरकार है, जिसकी हम तमाम आलोचनाएं करते हैं, तो कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करती। हम आलोचना कर ही नहीं सकते हैं, मुद्दा नियत का है। आलोचना हम किस बात पर करते हैं, सिर्फ गैर कानूनी बात नहीं। जैसे एक देश एक चुनाव, उन्होंने एक समिति बनाई, समिति में अपने मन का जज बिठा दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज है, उनकी मर्जी है। उन्होंने कानून बना करके, संसद में पारित कानून बना करके चीफ इलेक्शन कमीशन को कैसे चुना जाए, इस संसद में कानून बना करके किया, कानूनी तरीके से किया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं नहीं लिखा था कि CGI परमानेंट रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक आप एक कानून की व्यवस्था नहीं कर देते हैं तब तक CGI यहां रहेगा, फिर आप जो चाहें, जो भी व्यवस्था देना चाहें तो जो करें। कहने का मतलब, वो कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, पहले नीति लाएंगे फिर कानून बनाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है तो चर्चा करने के लिए हम उनकी नीयत भी तो जानेंगे कि डॉक्टर शैलजा की नीयत क्या है। आप
अच्छा, एक चीज और बताइए कि किसी व्यक्ति के पास वो है, क्या बोलते हैं, लाइसेंसधारी बंदूक है, तो वो गांधी के चेहरे पे गोली मार सकता है या फिर खिलौने वाली बंदूक से मार सकता है? कहां पर लिखा है कि किसी फोटो में आप गोली नहीं मार सकते हैं? किस हाँ कानून में सही लिखा है? तो इसका मतलब ये कि सही है। इनमें से किसी बात पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। नियत है नहीं इनकी, नहीं इनकी नहीं, नियत क्या है, फिर आप इनकी फिर आप नियत फिर आप क्या है? फिर आप क्या है, एक मिनट मैं इसमें टोकूंगा। आप फिर जी गलत जी। दिशा में जाते हैं, आप भी चरम पे चले जाते हैं। अरे नहीं पंकज जी, हमें ऐसा नहीं। आलोचना करने का हक है। हम बस कहाँ वही कह कह रहे हैं रहा आलोचना करने का हक नहीं है? उसमें कानून ही नहीं है। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है कि मैं उससे सहमत हूं और मुझसे सहमत नहीं हूं, मैं इससे असहमत हूं, इसके ये कारण है, नैतिक कारण है, बौद्धिक कारण है, देश का कारण है। हूँ। लेकिन एक किसी व्यक्ति को किसी पद पे प्रमोट करना है, वो प्रमोट ना हो, उसके हम्म लिए आपको लीगल कॉजेस बताने होंगे। समझ रहे हैं आप? यदि 4 लड़कियां हिजाब हम्म उतार के एग्जाम देने नहीं गई, हम्म आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लीगल कारण जो है, उसमें हम्म लीगली वो कमजोर है। समझे आप? किसी चीज के इम्प्लीमेंटेशन के लीगल कारण अलग चीज है, और हम्म। उसकी आलोचना तार्किक रूप से करने का हक वो अलग चीज है। बस यही कर रहे हैं ये हम। दो चीजों को मत मिलाइए आप। नहीं आप नहीं दो चीज नहीं को मिला नहीं, देते बिल्कुल हैं। नहीं नहीं, आप हर बिल्कुल चीज, मिलाया नहीं। नहीं नहीं, फिर मिलाया नहीं, मिला दिया। चलो उसको ठीक है, मिलाया देखो नहीं आप। मैंने। दीपक, मैं बस ये कह रहा हूं कि हम उनकी आलोचना कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है यस। कि उनकी नीयत की आलोचना की जा सकती है। कानूनी रूप से तो सब कुछ सही है, इसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी की आलोचना होती, उनकी सरकार की आलोचना होती। विश्व दीपक। देखिए, क्या है कि जो छोटे-मोटे गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, छोटे-मोटे टुच्चे टाइप से जो अपराधी होते हैं, वो बेचारे पकड़े जाते हैं। क्यों? हम्म क्योंकि उनको कानून की जानकारी नहीं होती है। लेकिन जो बड़े हम्म अपराधी होते हैं, बड़े माफिया होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, वो कभी हम्म नहीं पकड़े। क्यों? क्योंकि वो कानून के रास्ते से ही अपना सारा काम करते हैं। तो कानून सिर्फ़ आपने कहीं सुना पढ़ा होगा इस आशय की बहुत सारी बातें, कि ये जो है कानून जो है ना आम आदमी के लिए होता है हम्म। ना? जो बड़े अपराधी माफिया, गैंगस्टर, पॉलिटिशियन, दलाल होते हैं, उनको कानून के लिए कानून नहीं होते, क्योंकि वो कानून के रास्ते से ही अपने सारे गैर कानूनी काम करते हैं। और इस बारे में दुनिया में तमाम तरह की किताबें, उपन्यास, फ़िल्में ये सब बनाई जा चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं। ये हम्म लोग कानून के रास्ते से ही अपने सारे गैर कानूनी काम कर रहे हैं और हम्म करते रहेंगे। क्योंकि ये इस मामले में इनका जो प्रवृत्ति की जो आप बात कर रहे हैं, इंटेंशन की और इनके नियत की बात है, वो यही है कि माफिया स्टेट बना रखा है इन्होंने, और ये माफिया वाली मानसिकता के लोग हैं। तो वो उसी तरीके से कानून के रास्ते से ही कानून को पकड़ करके ही अपने सारे गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और बिल्कुल ठीक बात है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि माओवाद के संदर्भ में कहा था कि माओवाद हम्म। को फॉलो करना, जब उसका कोबाड गांधी का केस चल रहा था, कि फॉलो करना कोई अपराध वो नहीं है, अवैध अपराध नहीं है। अवैध नहीं है। मतलब आप इल्लीगल नहीं है। अगर आप कहें कि हम माओवादी हैं, माओवादी विचारधारा को पढ़ते हैं, मानते हैं, तो कोर्ट आपको आप कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आपको ये इंश्योर किया गया है कि आप कुछ भी पढ़ इवन सकते हैं, कुछ सुप्रीम भी कोर्ट लिख ने, सकते हैं। इवन आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी के यहाँ तलाशी में आपको माओवादी लिटरेचर मिल जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी हो गया व्यक्ति। वो बिल्कुल, अपराधी है, बिल्कुल। ऐसा भी आरोपी हो नहीं। हाँ, आरोपी हो गया। तो अच्छा, एक चीज और है, आप दोनों लोगों से पूछूंगा मैं सवाल कि मुझको मतलब नहीं समझ में आता है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि आप दोनों लोगों ने मीडिया में लंबे समय तक काम किया, आप भी कर रहे हैं। ये जो जग्गी वासुदेव साहब का जो केस है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, जो श्याम मीरा सिंह ने जो एक्सपोज किया है, सो कॉल्ड एक्सपोज है, तो उसमें सोशल मीडिया में तो खूब सारी बातचीत है। उस आदमी ने जो उसके हिसाब से जो एविडेंस हैं वो दिए भी हैं कि वो लड़कियों को जब दीक्षा देते हैं तो उनको हाफ नेकेड कर देते हैं और उनको मजबूर किया जाता है, और मतलब हिचकिचाहट में लड़कियां आ जाती हैं और इसके बाद वो थोड़ा बहुत विरोध भी करती हैं। मैं ये पंकज जी जानना चाहता हूं कि ये अखबार इसको क्यों कवर नहीं करते हैं? मतलब क्या उनको साक्ष्यों की कमी लगती है, या उन्हें लगता है कि यूट्यूब में आगे इसलिए नहीं लेना है? मतलब खबर तो खबर है ना, ये तो अहम बात है। और दूसरी बात देखिए कि मतलब कम से कम आज शर्म कर लेते हैं, जीवन धारा छपी है जग्गी वासुदेव की, इसमें अमर उजाला में, तो ये तो छापते हैं लेकिन अखबार में वो नहीं छापते हैं। आप दोनों लोगों की राय जानना चाहूंगा मैं, ये छापते क्यों नहीं है? देखो, श्याम मीरा सिंह का वो प्रोग्राम मैंने देखा, और मेरी जितनी समझ है उसके अकॉर्डिंगली तार्किक रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम बना, और शायद ये काम
इंडिपेंडेंट मीडिया ही कर सकती, जिसको आप यूट्यूब चैनल की पत्रकारिता कहते हैं, वही लोग इस काम को कर भी सकते जी। यदि ये प्रोग्राम मेरे आपके तरीके बहुत औसत आदमी के खिलाफ होता तो रात तक आपके खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा कायम होता, जिसके अंदर जमानत नहीं होती है। लेकिन जिस दिन आप पे पॉक्सो का मुकदमा कायम होना था, उस दिन आपका देश का गृह मंत्री उसके पैर में पड़ा हुआ था। उसके पूरे फोटो सब जगह थे। एक पेज का पूरा विज्ञापन था जिसमें सदगुरु शब्द भी गलत लिखा हुआ था। देखना वो नीला वाला विज्ञापन है, तो सदगुरु की जगह क्या लिखा हुआ है देख लीजिएगा, तो गुरु लिखा हुआ है। तो हमने विज्ञापन दे दिया। वो दूसरा, आप एक ही बताओ, जो अमित शाह के गले में हाथ डाल के घूमेगा उसके बारे में लिखने की हिम्मत आप कर पाओगे? एक चीज। दूसरा चीज क्या होता है कि समाचार पत्र जो एक पेज का नीले वाला विज्ञापन छाप चुका था शंकर जी की पूजा अमित शाह के साथ, वो किस मुंह से उस न्यूज की भी चर्चा करेगा? और देखिए क्या होता है कि हर जो मीडिया हाउस है उसका अपना एक एजेंडा है और उसके अपने सूचना के स्रोत हैं। उसको वो जो सुबह 11 बजे जब विज्ञापन वाला मार्केटिंग वाला और एडिटोरियल का आदमी साथ में बैठता है, तो बीच में एक अज्ञात रूप से पीएम हाउस का एक एजेंट भी होता है। पहले जोशी होते थे, पता नहीं कौन है, वो बता देते हैं कि कौन कौन सी खबर जानी, कौन कौन सी नहीं जानी, है ना? तो मुझे नहीं लगता है कि इस न्यूज को कोई अखबार वाला फॉलो अप करेगा। हो सकता है कभी टेलीग्राफ या हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई कोशिश करे, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का है कि वो अपना एक्सक्लूसिव करते हैं, वो दूसरे का फॉलो अप नहीं करते हैं। फिलहाल वो एक अच्छा प्रयोग है। मैंने उसको देखा, लेकिन श्याम मीरा सिंह की प्रस्तुति कमजोर है उसमें। अच्छा, ठीक है। मेरा मुद्दा ये है विश्व दीपक की, मतलब फैक्चुअली वो आदमी सही है अगर, तो अखबारों को लेना चाहिए। और मुझे बहुत निराशा है इस बात से कि लोग अपना अपना घराना बना के बैठे हैं कि ये मेरी इन्वेस्टिगेशन है, ये तेरी ये तर्क तो समझ में आता है कि मैं मान लीजिए डाउट में हूं कि जो एविडेंस तुमने दिए हैं हो सकता है सही ना हो, और मैं मेजर अखबार के तौर पर कल के दिन फंस जाऊं, मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाए। तो मैं ये सोचता हूं कि या तो उन एविडेंसेस को ले लिया जाता, उनकी जांच कर ली जाती और सामने रखा जाता। दूसरी बात, ये भी एक बात और है विश्व दीपक की, मतलब अमित शाह जी सदगुरु के पास थे, पर पॉक्सो एक्ट लगाने के लिए अमित शाह की जरूरत नहीं है, जितना मेरा ज्ञान है। वो तो एमके स्टालिन लगा सकते थे। तो स्टालिन क्या कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि आज के दौर में ये केवल बीजेपी, अमित शाह या जग्गू की बात नहीं है। सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके अपने अपने देवता हैं, ठीक है, उनके अपने अपने भगवान हैं, जिनकी एक फैन फॉलोइंग है, जिसको वो अपने हिसाब से यूज करते हैं चुनाव के लिए। तो ठीक है, अमित शाह घूम रहा है उसके साथ, लेकिन जग्गी की फॉलोइंग है, तमिलनाडु में भी है ना? और तो कौन नेता वहां चाहेगा कि इसको जो है डिस्टर्ब किया जाए, इस फॉलोइंग को, खासतौर से जबकि वहां फिर से चुनाव होने वाले हैं। तो ये बात है। तो आज के दौर में देखा गया है, आपने देखा है, पहले भी हालांकि ऐसा होता था, लेकिन आज ये बहुत ही स्पष्ट हो गया है कि जो ये स्पिरिचुअल बाबाज हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, इनका पॉलिटिकल कनेक्शन, इनका नेक्सस जो है बहुत ज्यादा स्पष्ट होकर नंगई के साथ, पूरी निर्लजता के साथ सामने आ चुका है। पहले भी होता था, ऐसा नहीं है, पहले भी नेता वगैरह जाते थे आशीर्वाद लेने, लेकिन आशीर्वाद लेके चले आते थे, और वो एक दूसरे किस्म का रिलेशन था कि श्रद्धा है किसी के अंदर, कोई सन्यासी है, कोई महर्षि है, कोई तपस्वी है, ज्ञानी है, तो आप गए और मिल करके उनसे आशीर्वाद लेके चले गए। आज तो बिल्कुल ये इंटरफेरेंस करने लगे हैं, और ये इसकी शुरुआत होती है ये रामदेव के टाइम से, रामदेव से ही शुरुआत होती है इसकी। ये पूरे पिछले 10 सालों में रामदेव इस चीज का प्रवर्तक था, उसी ने शुरू किया। और आप देखिए पंजाब में, हरियाणा में हजारों ऐसे डेरा हैं जिनको ये पॉलिटिशियंस जो है यूज करते हैं चुनाव के टाइम में। उसको राम रहीम को हमेशा पेरोल मिल जाता है, वो आता है और चुनाव इन्फ्लुएंस करता है और बिल्कुल मस्ती से रहता है। तो ये बिल्कुल एक अलग दौर में हमारी पॉलिटिक्स, हमारी समाज, हमारी मोरालिटी पहुंच चुकी है। और जहां तक जग्गी की बात है, तो स्टालिन भी मेरे ख्याल से उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको भी डर है, चुनाव आने वाले हैं, और ये ऐसे केसेस को प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है कोर्ट में। आपको याद होगा कि जग्गी के खिलाफ ही कोई केस हुआ था 2-3 साल पहले, जिसमें से एक
लड़की ने कोर्ट में कह दिया लड़की ने हम अपनी मर्जी से यहाँ पर हैं। तो जब हाँ, ये बात सही है। बात सही है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर कम से कम इनिशिएट तो किया जा सकता है। मेरा ओरिजिनल सवाल ये था कि अखबार क्यों नहीं छापते हैं, जैसे नेशनल हेराल्ड है, तो क्या हेराल्ड ने लिया है इसको? मुझे नहीं लगता कि जैसे के लोगों ने इसको लिया है और न ही लेंगे, क्योंकि आप समझिए मतलब ये सेंसिटिव मसला है और कोई भी इसमें नहीं पढ़ना चाहेगा। अच्छा, तो अखबार एंटरटेनमेंट के लिए हैं, फिर अखबार में मतलब सेंसिटिव मसले ही तो आएंगे। विश्वदीपक, ये बात तो मैंने शुरुआत में कही कि अगर उसमें प्रूफ नहीं है या उनको एविडेंस में कोई शक है तो बात समझी जा सकती है, पर अखबार एंटरटेनमेंट के लिए अखबार में काम किया है कुणाल, आपने अखबार में काम किया है कभी? हाँ, तो आपको जब जिसकी बेसिक इन्फो आपको बेसिक जानकारी नहीं है ना। देखिए क्या है, ये श्याम मीरा सिंह का इन्वेस्टिगेशन है। श्याम मीरा सिंह का इन्वेस्टिगेशन के जो दावे हैं श्याम मीरा सिंह के हैं, वो नेशनल हेराल्ड अपना दावा कैसे बना लेगा? और आप एक चीज बताइए, अभी आपको श्याम मीरा सिंह की तो याद आ रही है, सुनिए, जस्ट सुन लीजिए पूरी बात गर्दन जाने से पहले। पिछले 10 दिन से आशाराम को जो सजा याफ्ता है, वो अपने उसको पैरोल मिला, पैरोल की शर्तों के विपरीत वो प्रवचन कर रहा है, और उसके प्रवचन में जाने के लिए महिलाएं 11-11 हजार रुपए का टिकट बुक कर रही हैं। हम उसी समाज की पैदाइश हैं जिस समाज में ये हो रहा है। आज लाखों महिलाएं मान ही नहीं कि बाबा जी बलात्कार कर सकते हैं, तो अपनी गर्दन कटाने का ठेका नेशनल हेराल्ड या स्टालिन नहीं लिया है क्या? आप बताइए, जब हमारे समाज में लाखों महिलाएं ऑन रिकॉर्ड है, आशाराम इंदौर में 11-11 हजार रुपए का टिकट लगा के प्रवचन दे रहा और वहां पे लाइन लगी हुई है, वो पैरोल के नियमों का खंडन है। तो भाई आप एक चीज बताओ, 2-4 नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बची, वो सब घंटी अपने गले में बांध लें और इसी कंट्रोवर्सी में पड़े रहे, उनका वोट बैंक जो रहा बचा वो भी खिसक जाए। नहीं, उनके वोट बैंक की मुझे ऐसा नहीं। और दूसरी चीज ये है कि जब आप डेस्क पे है, जब आप अखबार के मालिक है ना, आप अपना इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मैं श्याम मीरा सिंह के इन्वेस्टिगेशन को भी, अरे भाई श्याम मीरा सिंह के इन्वेस्टिगेशन को मैं क्यों छापूं? मैं क्यों छापूं उसको? यही तो मैंने शुरुआत में आपसे कहा, यही तो सवाल पूछा आपसे। मैंने तो यही कहा कि मेरे अंदर तो अनभिज्ञता है। जैसे आपने कहा कि आपने कभी अखबार में काम किया, मैंने तो कभी वकालत भी नहीं की, मैं तो कभी पर्यावरणविद भी नहीं रहा, मैं तो कभी स्टैटिशियन भी नहीं रहा, मैं तो कभी सोशोलॉजिस्ट भी नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कानून पर बात ना करूं, पर्यावरण पर बात ना करूं, प्रदूषण पर बात ना करूं, डॉक्टरी पर बात ना करूं। ये तो मतलब मैंने तो शुरुआत में आप सब पे बात करिए, लेकिन एक समाचार पत्र निकालना जो एक बिजनेस होता है और उसके एथिक्स हैं, वो अपनी रिपोर्टिंग छापेगा कि वो दूसरे की रिपोर्टिंग छापेगा। वो श्याम मीरा सिंह ने, यदि देखिए होता ये है कि यदि श्याम मीरा सिंह ने किसी अखबार के ग्रुप से बात पहले से करके रख दी कि यार मैं वीडियो पे रिपोर्टिंग करूंगा और उसकी रिपोर्टिंग आप करिए, बहुत सारे लोग करते हैं। जो अखबार चलता है उसमें ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग करते हैं कि मैंने एक्सक्लूसिव आपसे एग्रीमेंट किया हुआ है, फिर होता है। श्याम मीरा सिंह का काम मैंने देखा, और व्यक्तिगत रूप से मैंने आपको बोला कि वो एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन है। उसने किस प्रकार के उनके ईमेल को एक्सट्रैक्ट किया है, जबकि वो बहुत सारे ईमेल पब्लिक डोमेन में थे। इतना और बताऊं, उसका प्रेजेंटेशन और अच्छा हो सकता है। देखिए होता क्या है, बहुत सारी टीवी के समाचार, जब प्रिंट मीडिया के समाचार बनते हैं तो उनकी जो प्रस्तुति होती है ना, उसमें बहुत सारा मैं नहीं होता है। देखिए आप उसकी पूरी रिपोर्ट में देखिए, कोई दूसरा पक्ष नहीं है, चेहरे के नाम पे और आवाज के नाम पे केवल वो है। ठीक है, एक अच्छी रिपोर्ट होती जिसके अंदर कोई सोशल वर्कर, कोई बीजेपी का आदमी, कोई कांग्रेस का आदमी, कोई आम आदमी का, सबको आप शामिल तो करते हैं। पर ये चलन ही नहीं, आप यूट्यूब में नॉर्मली चलन ही नहीं है। लोग सोलो करते हैं, सोलो आते हैं, अपनी बात रख के इसके बाद निकल जाते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि क्या ये कारण है कि अखबार उस रिपोर्ट को क्रेडिबल नहीं मानता? क्या ये कारण है कि अखबार को लगता है कि जो एविडेंस एक्स ने दिए हैं, वाई ने दिए हैं, वो एविडेंस सफिशिएंट नहीं है जिनको हम अखबार में लेकर आए? अगर ऐसा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एविडेंस पुख्ता है, इसके बाद भी नहीं छापता है, तो सवाल था कि तो क्या अखबार एंटरटेनमेंट के लिए है? अगर पुख्ता है तब भी नहीं ले रहे हैं, तब की बात। इसको यहीं खत्म किया जाए पंकज जी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।
5 percent.